welcome to my channel. I am Simran Sahani and welcome to class 10 SST revision batch. आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 SST इकोनॉमिक्स का चैप्टर सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी के मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चन फॉर आवर बोर्ड एग्जाम्स। अगर आपको ये चैप्टर पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट गिवन है क्लास 10 SST बैच की, जहाँ पे हर एक चैप्टर का डिटेल एक्सप्लेनेशन गिवन है। और अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चेक करने हैं तो उसके लिए क्लास 10 का रिविजन बैच गिवन है, यू कैन गो एंड चेक इट आउट। हम शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन है अभी मैंने वन वर्ड ऐड करे हैं, सो दैट जैसे जैसे आप इन क्वेश्चंस को देखोगे चैप्टर हमें रिकॉल होगा और फिर हम अपने शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन को स्टार्ट कर देंगे। पहला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1973 टू 2003 द प्रोडक्शन हैज इंक्रीज्ड मोस्ट इन द। कौन से सेक्टर में इस समय में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन राइज हुआ था? तो टर्शरी सेक्टर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीडीपी इज द वैल्यू ऑफ डैश प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। जीडीपी क्या है? जीडीपी इज द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। अगर आप फाइनल वर्ड मेंशन नहीं करोगे तो आपको 0 मार्क्स मिलेगा, तो इस बात का ध्यान रखना। ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर इस वैल्यू को हम जीडीपी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेक्टर्स आर क्लासिफाइड इनटू पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ। किसके बेसिस पे हम सेक्टर्स को पब्लिक और प्राइवेट में कैटेगराइज करते हैं? दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ द ओनरशिप। ठीक है। नेक्स्ट, नरेगा 2005 गारंटीज वर्क फॉर हाउ मेनी डेज इन अ ईयर? तो 100 डेज अशोर्ड एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज? इनमें से कौन सी आपको जो भी बुक में बताई थी आप एक मेंशन कर देना, हमने इंडियन रेलवे कर दिया। ठीक है। विच वॉज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर इन 1973? तो प्राइमरी सेक्टर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर नरेंद्र नथिस engaged work of construction of a small pond with 100 other workers. This might be a dash case of डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट। देखो ये जो नाम लिखा है मिस्टर नरेंद्र नथिस, ये जो है काम करे कंस्ट्रक्शन साइट पे, जो एक बहुत ही छोटे से पॉन्ड का कंस्ट्रक्शन होना है और उसमें 100 लोग लगे हुए हैं। तो क्या आपको लगता है कि छोटे से पॉन्ड को बनाने के लिए 100 लेबर की जरूरत होगी? नहीं ना। तो वहां पे कम से कम ज्यादा से ज्यादा भी आप मान लो तो 20 लोग काम आ जाएंगे, तो या 30 आ जाएंगे, बट 100 की तो ऑब्वियसली जरूरत नहीं होगी। तो दैट मीन्स जो ये है और इनके साथ में बाकी जितने भी लोग हैं वो क्या है? वो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड है। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में हमने चैप्टर में पढ़ा था। एक ऐसे टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट जो छुपी हुई होती है कि बाहर से तो सामने वाले को देखे अरे बंदा काम कर रहा है, बट उनके काम का कोई आउटपुट तो नहीं है जो वो काम करे। जैसे कि एक खेत में 100 किलो अनाज निकल रहा है, 10 लोग काम करे, 20 लोग काम करे तो भी 100 किलो अनाज होगा, तो जो वो 10 एक्स्ट्रा हुए वो क्या होंगे? वो है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड। दिस इज जस्ट अ हाइपोथेटिकल एग्जांपल। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। लक्ष्मी इज अ स्मॉल पुअर फार्मर, व्हाट स्टेप्स कैन बी टेकन टू हेल्प हर प्रोडक्शन इन हर फील्ड? वो क्या कर सकती है अपनी प्रोडक्शन फील्ड का इंक्रीज करने के लिए? तो वो लोन ले सकती है बैंक से अच्छे इनपुट्स के लिए। कंस्ट्रक्शन ऑफ वेल इन अ फील्ड बाय पंचायत, पंचायत उसकी हेल्प करे कि बाकी जितने फार्मर से वेल हो जाए, वो पानी आसानी से ले पाए उसमें से। हेल्प बाय गवर्नमेंट टू परचेज ट्रैक्टर ऑन अ लो इंटरेस्ट रेट, उसको लो इंटरेस्ट रेट पे ट्रैक्टर और जितने पॉसिबल इनपुट्स की जरूरत है वो उसे मिल जाए लो इंटरेस्ट रेट पे। तो ये सब चीजें करनी चाहिए गवर्नमेंट को टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑल्सो एंड टू हेल्प द स्मॉल फार्मर्स ऑल्सो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई प्राइमरी सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर? बट प्राइमरी सेक्टर को एग्रीकल्चर रिलेटेड सेक्टर क्यों कहते हैं? दिस इज बिकॉज इट फॉर्म्स बेस ऑफ ऑल अदर प्रोडक्ट्स दैट वी सब्सिक्वेंटली मेक। हम जो कुछ भी बनाते हैं उसका बेस प्रोडक्ट प्राइमरी सेक्टर से आता है। जैसे कि मैंने ये पहना है, ये मैंने वुलन हुडी पहनी है, तो ये जिस भी मटेरियल की बनी है, जिसका रॉ मटेरियल कहाँ से आया होगा? वो प्राइमरी सेक्टर से आया होगा। ये अगर आपने वूल की कोई स्वेटर पहनी है, आप सर्दी हो रही है आप स्वेटर पहन रहे हो, तो ऊन की बनी है तो उसका प्राइमरी सेक्टर से ही तो आया है। ठीक है। रेयरिंग हुई और वूल आया। ठीक है। आपने कॉटन की शर्ट पहनी है तो कॉटन कहाँ से आया? कॉटन आया भाई हमारा फील्ड से, समझ गए। उसके बाद वो रेयर हुआ, उसका यान बना, धागा बना, पूरी प्रोसेसिंग के बाद वो आया। आप चॉकलेट खा रहे हो, आप कॉफी पी रहे हो, आप ब्रेड खा रहे हो, तो सबका रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है? सबका रॉ मटेरियल प्राइमरी सेक्टर से आ रहा है। समझ गए। अगर आप कोई मेटल की चीज भी अगर यूज कर रहे हो तो उसका भी कहीं ना कहीं से रॉ मटेरियल पहले अर्थ में माइनिंग होगी, बाहर आएगा और फिर वहां से निकला है। तो प्राइमरी मटेरियल सेक्टर ना रिलेटेड सेक्टर से बोले बिकॉज इट प्रोड्यूसेस द बेस मटेरियल। ठीक है। सबका बेस लेकर आता है हमारे को। ठीक है। वी गेट एग्रीकल्चर, नेचुरल प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं एग्रीकल्चर से, डेयरी से, फिशिंग से, फॉरेस्ट्री से। दैट इज वाई दिस सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टेट एनी 3 नीड्स फॉर प्रोटेक्टिंग द पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट के रोल को बढ़ावा देने की क्या जरूरत है? एनी 3 नीड्स बताओ। तो पहली नीड
टू अचीव सोशल जस्टिस एंड इक्विटी। ठीक है, ये है कि गाइस देखो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो प्राइवेट सेक्टर तो प्रॉफिट में पे अर्न करता है, ठीक है, उसको तो प्रॉफिट अर्न करना होता है। अब कोई ऐसे बेसिक सेक्टर्स हैं अगर जहाँ पे गवर्नमेंट रन नहीं करेगी तो वहाँ उन लोगों तक वो चीज़ें पहुँचेंगी नहीं, जैसे एजुकेशन है, हॉस्पिटल है। प्राइवेट सेक्टर तो अपना प्रॉफिट देखेगा ना, जब तक गवर्नमेंट स्कूल्स नहीं बनाएगी तब तक वो लोग जिनके पास पैसा नहीं है प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाने का, वो कैसे अफोर्ड कर पाएंगे, या वो लोग जिनके पास प्राइवेट हॉस्पिटल्स के खर्चे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो कैसे इलाज करा पाएंगे अगर गवर्नमेंट हेल्प नहीं करेगी। और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ है एक्सेप्ट एजुकेशन एंड हेल्थ जहाँ पे गवर्नमेंट के रोल बहुत ज़रूरी है। अगर गवर्नमेंट का रोल नहीं होगा तो प्राइस बहुत हाई हो जाएंगे और लोग उसे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। टू प्रोवाइड बेसिक सर्विसेज एट अफोर्डेबल प्राइस, सर्विसेज में आ जाएगा हॉस्पिटल और एजुकेशन, जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, और जितनी गवर्नमेंट की आप कह सकते हो एंटरप्राइजेज होंगी उतनी गवर्नमेंट जॉब्स निकलेंगी और उतना ही देश में एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। ठीक है, तो विद दिस हमने ये देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव वन रीजन टू हेल्प अंडरस्टैंड व्हाई द प्राइमरी सेक्टर कंटिन्यूअस टू बी द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर सिंस 1973 टू 2018। क्यों सबसे लार्जेस्ट एम्प्लॉयर ये था हमारा, कौन सा प्राइमरी सेक्टर रहा करता था और है भी अभी भी बहुत सबसे ज़्यादा प्राइमरी सेक्टर से ही आता है। तो इसका रीज़न है एनफ जॉब्स वर नॉट क्रिएटेड इन द सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर। यहाँ थोड़ा गड़बड़ है स्लाइड में, क्योंकि सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट प्राइमरी से इसलिए आ रही है क्योंकि बाकी जो है ज़्यादा जॉब जनरेट नहीं कर पा रहे हैं। टर्शियरी सेक्टर तो करता है, सेकेंडरी सेक्टर उससे भी कम जॉब जनरेट करता है, तो इस वजह से जो है सबको प्राइमरी पे डिपेंड होने पड़ता है। फिर प्राइमरी सेक्टर में डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट आ जाती है, छुपी हुई अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, चलो अब पढ़ते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। Why do you think नरेगा 2005 is referred as right to work? क्यों लगता है आपको कहा जाता है? तो नरेगा 2005 एक लॉ था इम्प्लीमेंटेड बाय गवर्नमेंट ऑन इंडिया इन 200 डिस्ट्रिक्ट्स। इसको राइट टू वर्क इसलिए कहा जाता है क्योंकि 100 दिन का गारंटीड एम्प्लॉयमेंट जो है वो प्रॉमिस करता है, और इस स्कीम में क्या है कि जो है प्रॉपर तरीके से वेरिफिकेशन के बाद जो है जॉब कार्ड्स दे दिए जाते हैं। अगर इन केस किसी को जॉब नहीं मिली तो उसको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलता है कि आपको जॉब नहीं मिली तो आपको उसका पैसा मिलेगा, इवन दो जो है आपको जॉब नहीं करनी पड़ी बट फिर भी अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलेगा, क्योंकि वो तो आदमी चाह रहा था ना जॉब करने को, उसको मिली नहीं। अलग अलग तरीके की जॉब्स होती है, तो ये होता है हमारा मनरेगा। ठीक है, तभी इसे राइट टू वर्क बोला जाता है कि आपको पूरी कोशिश की जाएगी काम दिलाने की, बाय चांस अगर नहीं मिलता है तो देन देयर इज अ केस ऑफ अलाउंस। ठीक है, नेक्स्ट, डिफाइन टेरिशरी सेक्टर एंड वाई टेरिशरी सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड द सर्विस सेक्टर। तो टेरिशरी सेक्टर में ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, ट्रेड्स आ जाता है, ये एग्जांपल है इसके। सिंस दीज एक्टिविटीज जनरेट सर्विसेज, जैसे कि ये सर्विसेज प्रोवाइड करिए तो इसलिए इसको सर्विस सेक्टर भी कहा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ वर्किंग इन ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ठीक है गाइस, अब ये इस चैप्टर का कोर है, यहाँ से क्वेश्चन आने के सबसे ज़्यादा चांसेस है चैप्टर में से। प्राइमरी और टर्शियरी सेकेंडरी का डिफरेंस की जगह ये जोन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारा अनएम्प्लॉयमेंट वाला जोन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, द अनऑर्गेनाइज सेक्टर इज कैरेक्टराइज बाय स्मॉल स्कैटर्ड यूनिट्स विच आर लार्जली आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। अनऑर्गेनाइज सेक्टर ऐसे ही होता है। ठीक है, वर्कर्स वर्किंग इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर गेट फ्यूअर वेजेस, कम वेजेस मिले इवन दो वर्किंग आवर ज़्यादा हो। देयर इज नो प्रोविजन ऑफ ओवर टाइम, पेड लीव, हॉलीडेज लीव ड्यू टू सिकनेस, ऐसा कुछ नहीं होता है। एम्प्लॉयमेंट इज सब्जेक्टेड टू हाई डिग्री ऑफ इनसिक्योरिटी, पता नहीं जब दुकानदार का मन करे निकाल दे काम से, फैक्ट्री बंद निकाल दो काम से, इस टाइप की इनसिक्योरिटी इस जॉब में रहती है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। ठीक है, अभी एक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट कर दूंगी एक प्रॉपर ना, ऐसा इसका अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आए तो इसमें भैया पूरे नंबर लेने, वैसे तो पूरे 100 में से 100 लानी ही है हमने, बट फिर भी ये क्वेश्चन में पूरा बीच में स्केल से लाइन डाली और ये अच्छे तरीके से या जो भी है ब्लू पेन से ऐसा लाइन करा और इधर अनऑर्गेनाइज सेक्टर या ऑर्गेनाइज सेक्टर विद एग्जाम्पल्स बढ़िया तरीके से ये आंसर करना है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज। पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट ओन्स मोस्ट ऑफ द एसेट्स एंड सर्विसेज, प्रोवाइड्स ऑल द सर्विसेज। पर्पस होता है पब्लिक सेक्टर का वेलफेयर, प्रॉफिट नहीं होता, तो पर्पस होता है पब्लिक सेक्टर का वेलफेयर करना। ऐसे ना ये गाइस देखो, यहीं मैं आपको ट्रिक बता देती हूँ। ये जो क्वेश्चन है तुमको अरे रट्टा मारना पड़ेगा, इतना बड़ा है, इसको कर लो आप कीवर्ड में कन्वर्ट। प्राइवेट सेक्टर का लिख लो, अभी लिख लो कॉपी के अंदर, पहले लिख लो पब्लिक सेक्टर, पीबीएस लिख लो। पब्लिक सेक्टर का क्या हो गया, गवर्नमेंट ओन करती है एसेट्स को और प्रोवाइड करती है सर्विसेज। ठीक है, ऐसे अपना शॉर्ट नोट बना लो। ठीक है, और अगर हम बात करें पब्लिक सेक्टर का रोल की, पीबी का रोल तो प्रॉफिट नहीं, क्रॉस लगा दो नहीं के लिए, और साथ ही के साथ वेलफेयर इकोनॉमी लिख दिया कि ठीक है भैया इसका रोल है वेलफेयर करना इकोनॉमी का। फॉर एग्जाम्पल रेलवेज, पोस्ट ऑफिस। ठीक है, अब करो प्राइवेट सेक्टर। गाइस
प्राइवेट सेक्टर का बना लो, अच्छी राइटिंग में लिखना, ठीक है, ऐसी इसी राइटिंग में मत लिखना। प्राइवेट सेक्टर का आप लिख लो ओनरशिप ऑफ एसेट्स एंड डिलीवरी ऑफ सर्विसेज इंडिविजुअल के हाथ में होती है, किसी कंपनी के। एक्टिविटीज गाइडेड बाय प्रॉफिट मोटिव, तो ऐसे लिख देना कि प्रॉफिट मोटिव पे चलता है प्राइवेट सेक्टर, प्रॉफिट मोटिव सिर्फ लिख लो। थर्ड में 2 एग्जांपल्स लिख लो आप। तो ये पूरे लाइंस तो हम खुद बना के लिख लेंगे, आप बस कीवर्ड्स मेंशन कर लो। फाइनल गुड्स आर इंक्लूडेड व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, क्यों सिर्फ फाइनल गुड्स को रखा जाता है? तो ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आर इंक्लूडिंग व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम बिकॉज फाइनल गुड्स are those goods which are cross the boundary line of production and are ready for final consumption and investment। क्योंकि वो बाउंड्री लाइन जो होती है प्रोडक्शन की वो क्रॉस कर चुके होते हैं, वरना हर एक प्रोडक्शन पे ना वैल्यू ऐड होती रहती है। तो इसलिए सारे वैल्यू एडिशंस के बाद जो फाइनल कॉस्ट होती है, फाइनल गुड्स होते हैं, उन्हीं को हम लेते हैं। द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स ऑलरेडी इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ ऑल द इंटरमीडिएट गुड्स दैट आर यूज इन मेकिंग द फाइनल गुड। दिस वुड लीड द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग इफ द गुड्स ऑफ द इकोनॉमी विल बी इंक्लूडिंग व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। वो एग्जाम्पल आप ब्रेड वाले से याद कर सकते हो कि भैया आटा जो है उसने बेकर को बेचा, बेकर ने उससे ब्रेड बनाई और मिडिलमैन को भेजी और फिर वो वहाँ से आपके पास वाली शॉप पे आई। तो अगर हम जो है सारे के सारे बीच में जितनी भी वैल्यू एडिशन हुआ है अगर उसको काउंट करेंगे तो डबल काउंटिंग हो जाएगा। तो इसलिए हम बस फाइनल गुड की कॉस्ट को स्टडी करते हैं, ठीक है। तो आप इसका आंसर चेक कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और हम चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन पे। व्हाई इज द टेरिटरी सेक्टर बिकमिंग मोर इंपॉर्टेंट इन इंडिया? एक्सप्लेन करो क्यों हमारे यहाँ टेरिटरी सेक्टर बढ़िया चल रहा है। तो टेरिटरी सेक्टर बिकमिंग मोर इंपॉर्टेंट इन इंडिया बिकॉज इन एनी कंट्री सेवरल बेसिक services like transport, bank, insurance, education institution, etc. required, and the government has to take responsibility for the provision of these services. Development of agriculture and industry lead to development of services such as transport, trade, and storage. As income level rises, certain section of the people start demanding many services like eating out, tourism, private hospital, etc. Creating new services such as those based on information and communication technology have also become important and essential। तो यहाँ भाई मैंने पूरा आंसर ही रीड कर दिया, समझाया नहीं, सॉरी। तो यही है कि गाइस जैसे जैसे हमारी कंट्री में ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, ये सब चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट ने लिया तो ये इंक्रीज़ हो रही है। साथ ही के साथ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, जब आप एग्रीकल्चराइज करोगे, प्राइमरी सेक्टराइज करोगे, इंडस्ट्रीजाइज करोगे तो इनकी तो ज़रूरत अपने आप बढ़ जाएगी टर्शियरी सेक्टर की। अब जितना ज़्यादा रॉ मटेरियल होगा उतना ज़्यादा ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होगी उसे ट्रांसपोर्ट करने के लिए। जितना ज़्यादा सेकेंडरी सेक्टर में अच्छी अच्छी चीज़ें जो है बनेंगी उतना उनको जो है ट्रांसपोर्टेशन की, बैंकिंग की, फिर हर चीज़ की अलग अलग ज़रूरत पड़ेगी। लोगों पैसा कमाएंगे पर प्राइमरी सेकेंडरी सेक्टर में जॉब करके उन्हें एंटरटेनमेंट के लिए बाकी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे टूरिज़्म हो गया, सिनेमा हो गया। तो जैसे जैसे जो है बाकी सेक्टर्स बढ़ते हैं तो टर्शियरी सेक्टर की डिमांड बढ़ जाती है। और अगर हम IT की बात करें तो उससे तो और ही ज़्यादा आज के समय पे टर्शियरी सेक्टर इतना बूस्ट हो चुका है कि लोग हमारे यहाँ पे इतना ज़्यादा GDP ये प्रोवाइड कर रहा है। तो दीज आर द सर्टेन पॉइंट्स यू कैन मेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस इन द एम्प्लॉयमेंट कंडीशन बिटवीन ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर? यही जो मैंने आपको कहा था बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो आप यहाँ देख लो, ऑर्गेनाइज सेक्टर में रजिस्ट्रेशन होता है विद गवर्नमेंट, लेबर्स आर एक्सेप्टेड टू वर्क फॉर फिक्स्ड आवर और जो है वेजेस फिक्स्ड होती है, एक्स्ट्रा पेमेंट मिलती है एक्स्ट्रा काम के लिए। इन एडिशन टू वेजेस कई बार एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जैसे पेड लीव मिल जाती है, प्रोविडेंट फंड, ठीक है, जॉब सिक्योरिटी होती है। लेबर्स आर गिवन एन अपॉइंटमेंट लेटर एट द स्टार्टिंग विद ऑल टर्म्स एंड कंडीशन। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में नो सच रजिस्ट्रेशन विद द गवर्नमेंट, ठीक है, नो फिक्स वर्किंग आवर, लेबर गेट डेली वेजेस, रोज की वेजेस मिलती है, कोई बेनिफिट्स नहीं होते। जॉब सिक्योरिटी की तो बात ही मत करो, देयर इज नो सच प्रोविजन ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर, ठीक है। तो विद दिस हमने ये इनका डिफरेंस देख लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द मेजर्स टू रिड्यूस इन अनएम्प्लॉयमेंट? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर के लिए। रूरल वर्क प्रोग्राम्स चला सकते हैं जिससे रूरल एरियाज में एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। इंटीग्रेटेड ड्राई लैंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, तो अंडर दिस स्कीम परमानेंट वर्क लाइक सॉइल कंजर्वेशन, डेवलपमेंट ऑफ लैंड वाटर हार्वेस्टिंग आर अंडरटेकिंग, कि ऐसे कुछ काम हो सॉइल कंजर्वेशन के लिए कुछ लोगों को जो है जॉब दे दी जाए। लैंड वाटर हार्वेस्टिंग यानी कि जो पानी जो है बारिश का तो उसको इकट्ठा करने के लिए प्रॉपर जॉब्स बनाई जाए, नई नई जॉब्स, जिससे लोगों को जॉब मिले और हमारी इन्वायरमेंट का भी बचाव हो सके। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, ठीक है, दिस प्रोग्राम एम्स एट क्रिएटिंग कम्युनिटी एसेट्स फॉर स्ट्रेंथनिंग रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि रूरल एरियाज़ में अलग अलग टाइप के इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने में लोगों को लगाया जाए, जैसे इरीगेशन, वेल, विलेज टैंक एक्सेट्रा। रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इट एम्स एट जनरेटिंग गेनफुल एम्प्लॉयमेंट, क्रिएटिंग प्रोडक्टिव एसेट्स इन रूरल एरियाज एंड इम्प्रूविंग ऑल द
quality of rural life. So there are many, you can write any one. With this we have completed important question of this chapter, sectors of Indian economy. तो with this I'm ending this video. Bye bye, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। अगर इनके नोट्स चाहिए आपको, ये जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं स्लाइड्स में, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक है, वहाँ से आप सभी क्वेश्चंस को एक्सेस कर सकते हो। इंस्टाग्राम नहीं चलाते हो तो फिर कमेंट सेक्शन में से चेक कर लेना, और कोई क्वेरी से तो पूछ लो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों ही प्लेलिस्ट गिवन है, चैप्टर्स की भी, रिविजन बैच की भी। एमसीक्यू देखना है, एमसीक्यू प्लेलिस्ट अलग है गाइस, 10 मिनट में इसके बहुत सारे एमसीक्यूज को हमने प्रैक्टिस करा है, वो मैंने अलग रखा है। अब लेट्स एंड दिस वीडियो, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो।